वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 44। इसमें हम बात करेंगे जो कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्विस सेक्टर क्या होता है? भारत का जो सेवा क्षेत्र है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे जो सेवा क्षेत्र के जो एडवांटेजेस हैं, जो प्लस पॉइंट है वो क्या है। फिर हम देखेंगे जो उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके क्या क्या इनिशिएटिव है सेवा क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि इंडिया का जो सेवा क्षेत्र है यानी कि जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। इसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया का टूरिज्म सेक्टर, इंडिया का आईटी सेक्टर, इंडिया का स्पेस सेक्टर और कुछ अदर सेक्टर्स यानी कि आपका हो गया जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे हम कि जो भारत का जो सेवा क्षेत्र है उसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर या टेलीग्राम पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा। हमारा हर जगह सेम हैंडल है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है successnetra@gmail.com। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो क्या होता है। देखिए मेनली अगर हम मेनली बात करें तो कोई भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर में 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं आपका एग्रीकल्चर। सेकंड आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर में हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसको कंक्लूड करते हैं। एंड थर्ड आपका होता है टेरिटरी सेक्टर, यानी कि इसको हम कंसिडर करते हैं आपका सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर के अंदर में हम क्या क्या चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। इसके अंदर में हम इंक्लूड करते हैं किसी कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो, डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो कमोडिटी है, जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स है, जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है उसको, जो सेल होती है किसी भी कमोडिटी उसको, होलसेल एंड रिटेल को, और टूरिज्म। मतलब ऐसे सेक्टर जिनके अंदर हमको मान के लिए जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और ये आपका हो गया आपका प्रोड्यूसर, और ये आपका होगा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर के अंदर आपका एग्रीकल्चर भी आ जाता है और आपका मैन्युफैक्चरिंग भी। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट हमने कोई मैन्युफैक्चर कर लिया है या फिर हमने उसको प्रोड्यूस कर रहा है एग्रीकल्चर, और जो ये प्रोडक्ट है इसको हम पहुंचाना है कंज्यूमर तक। तो इसके बीच में जो चीज़ें आएगी उसको हम कंसिडर करते हैं आपके सर्विस सेक्टर के अंदर। उसके अंदर आपका टूरिज्म भी हो सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, आपका होलसेल रिटेल सब चीज़ उसके अंदर में आ जाती है। और अगर हम इंडिया के सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया के सर्विस सेक्टर का जो इंडिया की GDP है उसके अंदर एक मेन रोल प्ले करता है ये। और इसका कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया की GDP के अंदर जो सर्विस सेक्टर है ये आपका 50% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP के अंदर। ये आपका जो रिसेंट आंकड़े हैं वो 54% के आसपास थे। तो देन जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार इस आंकड़े को आप जो है एक बार रिचेक कर लीजिएगा। तो अभी की जो स्थिति है मोर देन 50% ही आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की GDP के अंदर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सर्विस सेक्टर है वो क्या होता है। अब बात करते हैं हम जो एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ सर्विस सेक्टर यानी कि टेरिटरी सेक्टर के जो आपके जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है ट्रेडिंग, सेकंड आपका हो जाता है होटल और रेस्टोरेंट, ये दोनों सर्विस सेक्टर पे बेस है। आपका रियल इस्टेट आ जाता है, बिजनेस सर्विसेज आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन आ जाता है। आपका फाइनेंशियल सर्विस यानी कि बैंकिंग की बात करें हम या इंश्योरेंस की बात करें वो इसके अंदर में आ जाता है। आपका रियल इस्टेट इसके अंदर में आ जाता है, आपका बिजनेस सर्विसेज इसके अंदर में आ जाता है। देन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आपका वो भी आपका कंसिडर किया जाता है आपका सर्विस सेक्टर के अंदर ही। और जैसे आपका BPO हो गया, आपका टैक्सी सर्विसेज हो गया, तो ये सब भी आपका सर्विस सेक्टर के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। आपका जो स्विगी वगैरह हो गया, आपका जोमेटो हो गया, ये सब चीज़ें भी आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। तो यानी कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की तो हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, किन प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की किस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उन चीज़ों की। अब बात कर लेते हैं हम जो सर्विस सेक्टर है इसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले है कि ये ईजी टू एंट्री, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें एंट्री बैरियर वे मिनिमम होते हैं। होता क्या है, क्योंकि अगर आपको मान चलिए कोई एग्रीकल्चर है, यानी कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, आपको एग्रीकल्चर का कोई जो कमोडिटी है वो आपको प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। आपको वहाँ पे उसके लिए होगी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फर्टिलाइजर, मतलब यहाँ पे इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसके बाद में हम बात करें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में क्या होगा, सेम चीज़ होगी। यहाँ पे आपको आपकी कोई भी कंट्री के लिए उसको एक इनपुट यूनिट आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक पूरा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे आपको को सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपकी जो इनपुट कॉस्ट होती है वही होते हैं एज कम्पेयर टू आपका, अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर, मान चलिए कि आपको जो है सर्विस सेक्टर के अंदर आप जोमेटो का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर आपको स्विगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके अंदर में क्या है कि आपको सिंपल
सिंपल एक ऐप बनाना है और उसको प्रमोट करना है। तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यानी कि अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर के अंदर तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो मिनिमम आती है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान चलिए कि आपको कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट उसमें डालनी पड़ेगी। आपको शॉप लेना पड़ेगा, आपको वेयर हाउस लेना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। यहीं अगर आप जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो आपको सिंपल क्या है, आपको अपनी स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है और आप एग्जाम क्रैक करके देन आप सर्विस सेक्टर के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो लोअर एंट्री बैरियर है यहाँ पे और इनपुट कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम होती है। एक ही दूसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर तो जो कस्टमर की जो नीड है, जो उसके लिए जो बिहेवियर चेंजिंग हमारी एक पैटर्न देखने को मिला है तो उसको हम इजीली टैकल करते हैं। मान के चलिए कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल करें, ठीक है, वेज और नॉन वेज हम ले लेते हैं। अगर कोई आपकी फूड सर्विसेज है, ठीक है, कोई फूड सर्विसेज है, उसके अंदर में कस्टमर की नीड है कि उसको वेज फूड चाहिए, तो आपने क्या किया कि आपका जो भी आपका सॉफ्टवेयर था आपने उसको लिस्टेड कर दिया आपके जो वेज रेस्टोरेंट है उसके एक, और पता लगा कंट्री के अंदर एकदम से आपकी जो नीड है वो चेंज हो गई, वहाँ पे आपका जो नॉन वेज फूड है उसको भी प्रेफर किया जाने लगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली सॉफ्टवेयर आपके पास में है, आप सिंपली जाएंगे जो आपके नॉन वेज फूड रेस्टोरेंट है उसमें भी आप इसको लिस्टेड कर देंगे। तो आपकी जो कस्टमर की जो नीड चेंज हो रही है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट, अगर मतलब मान चलिए कि आप ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर की जो इसकी डिमांड है वो ये आउटडेटेड हो गया है। अगर हम बात करते हैं एलईडी पैनल की, ठीक है, अगर आप एलईडी पैनल की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आप सिंपल इसको टीवी के थ्रू या फिर आपका टाटा स्काई वगैरह होता है उसके थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, एकदम से आपकी जो है वो नीड चेंज हो गई। अब क्या है, आपका जो स्मार्ट एलईडी टीवी आने शुरू हो गए, तो आप जो पुराने एलईडी टीवी है उसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करके स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको स्मार्ट एलईडी टीवी के क्षेत्र में जाना है तो आपके लिए जो पुराने एलईडी टीवी है ये आपकी तरह से मतलब बेकार ही हो गए हैं। आपको न्यू टीवी परचेज करना पड़ेगा और जो कंपनी बनाने वाली है वो भी आपको न्यू एलईडी टीवी उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके जो कस्टमर की जो नीड है वो जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड आपका उसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका इन्वायरमेंटल डैमेज। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर आपके जो इन्वायरमेंटल है उस पर भी आपका मिनिमम डैमेज आपका करता है। क्योंकि जब की हैवी इंडस्ट्री है, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको लगाते हैं तो उसके अंदर में आप हैवी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसके अंदर जो आपकी पोल्यूटेड गैसेज वगैरह निकलती है, जो धुआं निकलता है और जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, तो उससे आपकी क्या होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज आपका होता है। और अगर हम बात करते हैं आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर तो उसके अंदर जो आपका इन्वायरमेंटल डैमेज है वो मिनिमम देखने को मिलता है। आपकी जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी ये तेज़ी से सहायता करता है। सेकेंड है आपका जो आपकी एनर्जी है और जो आपका मटेरियल है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी इसमें लो कंजम्पशन देखने को मिलता है। वहीं अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाना है, कोई आपको प्राइमरी यानी कि आपका एग्रीकल्चर या फिर आप प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको जाना है तो वहाँ पे आपका जो मटेरियल है और उसकी जो एनर्जी है, अगर मान चले कि आपने एक फैक्ट्री लगा लिया है तो इसको रन करने के लिए कितने ज़्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी कंपेयर में हम बात करते हैं कि बीपीओ सेक्टर, अगर हम आप बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर की अगर हम बात करते हैं उसमें आपको सिंपल कुछ टेलीकम्युनिकेशन के डिवाइसेज वहाँ पर सेटअप करने हैं तो वहाँ पे आपकी जो मिनिमम एनर्जी है उसका कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके सर्विस सेक्टर के। अब बात कर लेते हैं आपके डिसएडवांटेजेस की सर्विस सेक्टर के अंदर। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि अगर ये कहीं ना कहीं हमारी जो हैम्पर करता है, हमारी जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हैम्पर करने का काम करता है। उससे क्या है कि हमारी कंट्री के जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। तो इससे हमारी जो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी है और हमारी कंट्री की जो एक इंडिविजुअलनेस है, जो सोवरेनिटी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं आपकी ऑयल की, हम ऑयल सेक्टर के लिए आप डिपेंड करते हैं आपकी इंपोर्ट पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमको जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको कोई चेंजेस या अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो ना रुक जाए, वो इम्पैक्ट ना हो पाए। तो आपकी जो डिपेंडेंट है ये आपकी अदर कंट्रीज पे आपकी बढ़ जाती है। सेकेंड है, अगर आपकी इम्पोर्ट आपके बढ़ेंगे तो देन उसमें क्या होगा कि आपका ट्रेड डेफिसिट भी आपका
बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट होते हैं वो हाई होते हैं और हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो आपके लेस होते हैं। और एक बात और देखने को मिलती है आपकी, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर है जो जॉब दे सकता है आपका बहुत स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर को, तो उसमें क्या होता है आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो आपका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर दोनों को जॉब दे सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी जो, क्योंकि आपकी जो डोमिनेंस है आपकी कंट्री के अंदर वो है सर्विस सेक्टर की, तो उस केस में हो जाएगा आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो भी आपका लॉस देखने को मिलता है। तो अनस्किल्ड लेबर होती है, तो उनको लेकर जो इम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें देखने को मिलती है वो आपका कंसर्न एक इसमें बड़ा हो जाता है। और एक ही है कि अगर आपको सर्विस सेक्टर है इसके अंदर आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो देन यहाँ पे आपको मोर स्किल्ड एम्प्लॉय, आपको मोर स्किल्ड वर्कर की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आप कोई भी अनस्किल्ड वर्कर आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में, चाहे आप आईटी की बात करें चाहे आपका टूरिज्म सेक्टर की बात करें, तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपके अनस्किल्ड वर्कर वहाँ पे एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड वर्कर की। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं आपके सर्विस सेक्टर के। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें आपके सर्विस सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों की टूरिज्म सेक्टर की, अगर हम आपके मार्केट टूरिज्म सेक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम टूरिज्म सेक्टर बात करें तो ये किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसका मेजर इंजन के रूप में, मेजर पार्ट के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। और ये आपकी कंट्री को जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि हमारी कंट्री, अगर हम कंट्री की बात करें, अगर वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, तो उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है वो भी उसकी इंक्रीज होती है। और उसी के साथ साथ में उस कंट्री में जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो लोग हैं जो लगे हुए हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। मान के लिए अगर हम बात करें ताजमहल की, इंडिया के अंदर ताजमहल है, तो ताजमहल को विजिट करने के लिए जो लोग आएंगे तो वहाँ पे एक तो हमारी अगर फॉरनर हमारी कंट्री के अंदर में आते हैं तो वहाँ पे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो बढ़ जाएंगी। और सेकेंडली क्या होगा कि उसके आसपास में जितने भी होटल है, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, या वहाँ पे जो ई रिक्शा वाले लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो उनको भी एक रोजगार का अच्छा अवसर देखने को मिलता है। तो ये आपका टूरिज्म सेक्टर का एक प्लस पॉइंट आपका हो गया। और अगर हम बात करें आपकी इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल रिपोर्ट 2019 की, तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है 23rd स्पॉट पे रैंक करता है। और इंडिया अकाउंट करता है, इंडिया के अंदर जो टोटल वर्ल्ड के इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो आपके 1.23% इंडिया को विजिट करते हैं। और अगर हम बात करें प्रशांत एशिया पैसिफिक की, तो उसके अंदर में क्या होता है आपका 4.97 वाली अप्रोक्स 5% के आसपास आपके एशिया पैसिफिक के टूरिस्ट है वो इंडिया को विजिट करते हैं। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी जो कुछ पॉलिसीज है उसके अंदर में कुछ चेंजेस वगैरह करके हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जो हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसका 1.23% की हम अकाउंट करते हैं। इसके साथ में जो हमारे टूरिस्ट सेक्टर से जो अर्निंग होती है उसमें जो आपका अप्रोक्स 2% के आसपास आपकी अर्निंग होती है। यानी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जो टोटल अर्निंग है उसका 2% के आसपास इंडिया अकाउंट करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में हम स्टैंड करते हैं 12th पोजीशन पे। और हम बात करते हैं अगर एशिया पैसिफिक की, तो उसके अंदर में हम स्टैंड करते हैं आपका 7th स्पोर्ट पे। तो ये इंडिया के कुछ टूरिज्म सेक्टर था, तो इसके कुछ ये डाटा थे। मैं आपको फिर कहना चाहूँगी जो ये डाटा है ये आपको हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाएँ, आप 2023 में, 24 में, 25 में एग्जाम दे रहे हो, तो एक बार इन डाटा को आप उसी के अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा। ये आपको एक बॉडी मिल जाती है आपकी, मतलब कोई आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए। अब बात करते हैं आपके स्पेस सेक्टर की, यानी कि जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र है। इंडिया का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, जो स्पेस सेक्टर है, उसको जो वर्ल्ड के अंदर उसकी एक इमेज है, वर्ल्ड के अंदर इसको कैसे जाना जाता है? इसको जाना जाता है कि भारत जो है वो आपकी कोस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट्स आपको बनाता है। मतलब जो इंडिया की सैटेलाइट्स होती हैं उसका लॉन्चिंग का जो खर्चा है वो भी कम होता है। यहाँ पे कोस्ट की इफेक्टिवनेस पे बात की जाती है, यानी कि सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर कंट्रीज हैं उनकी सैटेलाइट के। और क्वालिटी भी इनके अंदर में होती है, नहीं कि सिर्फ सस्ते हैं, ये क्वालिटी सैटेलाइट आपकी मिनिमम प्राइस पे आपको बना के देते हैं। और भारत का जो फॉरेन सैटेलाइट्स है उनको स्पेस में ले जाने के लिए भी इसको इंडिया को एक मतलब अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में कवर किया जाता है कि इंडिया का जो सक्सेस रेट है वो मतलब बहुत बेहतरीन है। और जो इंडिया की जो टोटल वर्ल्ड की ग्लोबल जो आपकी स्पेस इकोनॉमी है, जो आपका ग्लोबल की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर में जो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वो 2 से 3% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 1999 से 2021 के बीच की, तो इसके अंदर में हमने लगभग 342 फॉरेन सैटेलाइट हमने यहाँ पे लॉन्च की है, वो भी 34 कंट्रीज की। और इसके लिए जो हमारा मेन लॉन्च व्हीकल रहा है वो PSLV रहा है। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
इंडिया की कुछ मेजर मिशन है जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल कंट्रीज है, जो वर्ल्ड कंट्रीज है, उनकी जो अटेंशन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो है आपके मंगलयान हो गया, आपका चंद्रयान हो गया, और अब जो इंडिया का अपकमिंग मिशन है आपका आदित्य L1, यानी कि जो सूर्य पर जाने के लिए हम सूर्य को स्टडी करने के लिए हमारा मिशन है आदित्य L1। तो ये कुछ ग्लोबल अट्रैक्शन के सोर्सेज हो जाते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं आपका जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट जो आपका सेक्टर है इंडिया का। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर, यानी कि अगर हम बात करें परिवहन क्षेत्र के इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर में क्या है कि ये इंडिया के अंदर जो टोटल है इसका जो अप्रोक्स 160 बिलियन की मार्केट है इंडिया के अंदर, जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है इसकी, और ये आने वाले 2 साल में पहुंचने की संभावना है 215 बिलियन तक हम इसको टच कर जाएंगे। अगर हम 2000 इकोनॉमिक सर्वे 2017 और 18 की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो आपका टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है उसके अंदर में ये मोर देन 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करता है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के अंदर में लगभग 12 मिलियन जो आपका एम्प्लॉयमेंट बेस है, यानी कि रोजगार के जो आपकी आधार पॉइंट है, आपकी जो बेस पॉइंट है वे 12 मिलियन के आसपास हैं। इंडिया के पास में 200 से अधिक शिपिंग एजेंसीज हैं, 36 से प्लस लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, और 50 से अधिक इंडिया के अंदर में आईटी इकोसिस्टम, यानी कि इसके अंदर कंसिडर करते हैं आपके बैंक एंड इंश्योरेंस एजेंसीज को। तो ये इंडिया के अंदर अभी में है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं। तो इंडिया का एक कुछ लॉजिस्टिक सेक्टर है। देन मैं एक बार आपको दोबारा बोलूँगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो एक बार इन आंकड़ों को आप एक बार देख लीजिएगा और उसी के अपने एग्जाम में उसी के अनुसार इसको आप अकाउंट कीजिएगा इन आंकड़े को। मे भी जब आप एग्जाम देने जाएँ तो ये आपके आंकड़े हो सकता है थोड़े पुराने हो। अगर हम बात करते हैं आपकी ITBPM की, ITBPM क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कोई बिजनेस है उसको रन करने के लिए, जो मैनेजमेंट करने के लिए एक जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो इंडिया का जो सेक्टर है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम BPM सेक्टर की, यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में हम कंसिडर किस चीज़ को करते हैं, जो कोई भी बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोसेस होता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं आपका ITBPM सेक्टर के अंदर में। और अगर हम पिछले एक दशक की बात करें, लास्ट 1 डिकेड की बात करें, तो उसके अंदर जो इंडस्ट्री है एक लगभग 100% से अधिक ग्रो, यानी कि मोर देन 2x ये इंडस्ट्री हो गई है। और अगर 2019 और 20 के आंकड़े की बात करें तो जो इसका रेवेन्यू है वो लगभग 190 बिलियन US डॉलर के इक्विवेलेंट था। अगर हम बात करें इंडिया का जो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सर्विसेज सेक्टर है, तो ये आपकी जो ग्रोथ है इसके एक कांस्टेंट ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलती है, जो लगभग 20% के आसपास आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपकी जो ITBPM सेक्टर की ग्रोथ है उसके अंदर में 20% ये अकाउंट करता है। और इसका जो रेवेन्यू की बात करें हम 2019 और 20 के, वो लगभग 40 बिलियन US डॉलर के आसपास इसका रेवेन्यू था। और पिछले 20 सालों से, अगर हम पिछले 2 सदी की हम बात करें, पिछले 2 दशक की हम बात करें, तो उसके अंदर में जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, आपका जो सर्विस एक्सपोर्ट है, तो इसको एक फ्लैग बीरर के रूप में इसको एक संज्ञा दी जाती है। इसको माना जाता है कि ये इंडिया के जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसके अंदर में जो फ्लैग बीरर है वो आपका IT एंड BPM है। क्योंकि आप देखेंगे विदेश के अंदर में जितनी बड़ी बड़ी फर्म है, चाहे आप गूगल को ले लीजिए, चाहे आप ट्विटर को ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, तो ये जितनी भी आपकी फर्म है, तो इसके अंदर में जो इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया ओरिजिन के जो सिटीजन्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनमें एक अच्छी पोस्ट होल्ड करते हैं। और इनको रन करने में, इनकी सक्सेस के पीछे जो इंडिया की IT सेक्टर है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो एजुकेशन है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इनके अंदर देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं कुछ अदर सर्विसेज हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं आपका, जिनके अंदर पोटेंशियल है। जैसे आपको हम बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इसके अंदर आपकी एनिमेशन आ जाती है, आपका सिनेमा आ जाता है, आपका गेमिंग आ जाते हैं, आपका जो मूवी की डबिंग आ जाती है वो इसके अंदर में आपका आ जाता है। एजुकेशन के अंदर में आपके बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको देखने मिलते हैं, इसका बायजूस हो गया, आपका अनअकैडमी हो गया, आपका स्टडी IQ सर्विसेज हो गया, बहुत सारे आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आपका फिजिक्स वाला हो गया, आपका खान अकेडमी हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड आपका देन आपका हो जाता है आपका स्पोर्ट्स सेक्टर। इसमें IPL की बात करते हैं हम, प्रो कबड्डी लीग आपकी हो गई, वर्ल्ड टूर्नामेंट हो गया, आपका ICC टूर्नामेंट्स आपका हो गया, आपका बायलैटरल सीरीज हो गया, आपका ट्राइलैटरल सीरीज हो गया। तो ये आपकी अदर सर्विसेज के अंदर में आ जाते हैं। एंड आपकी जो लीगल और आपकी एडवाइजरी सर्विसेज होता है, यानी अगर आप किसी
बिजनेस फर्म के अंदर कोई आप सीनियर एडवाइजर वगैरह की पोस्ट में है, वो चीज़ हो गई। और आप किसी कंपनी के अंदर या फिर आप इंडिया की जुडिशरी के अंदर अगर आप लीगल सर्विस कोई लीगल सर्विसेज आप होल्ड करते हैं कोई, तो वो भी आपकी अदर सर्विसेज के अंदर में कंसिडर किया जाता है। देन हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है आपके सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। अक्टूबर 2021 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने 157 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके अंदर में हमारे जो हेल्थ सेक्टर है वो एक अच्छा बूम कर सके। हमारी कंट्री के अंदर में जो 1,50,000 के आसपास है वो आपके आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर आपके सेटअप किए गए हैं। इंडिया ने जो है PLI स्कीम अनाउंस कर दी है, लॉन्च कर दी है। आपका जो टेलीकम्युनिकेशन एंड आपका जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट है उनके लिए PLI आपका क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर में लिया है कि PLI स्कीम्स है वो इंडिया के अंदर में कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं। आप उसके लिए प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं। इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, जिससे अपने जो यूथ है उनको हम स्किल्ड कर सके और वो अपने सर्विस सेक्टर के अंदर में कंट्रीब्यूशन कर सकें। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसका अंदर में क्या है कि 2022 तक हमको हर गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज हमको पहुंचानी है। भारत नेट प्रोजेक्ट आपका हो गया। सेकंड आपका जो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन हम किस में कर रहे हैं कि हम कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री के जो यूथ है उनको अदर कंट्री के अंदर ईजिली एक्सेस मिल जाता है, वीज़ा ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, तो उनके मतलब वीज़ा वगैरह में जो हर्डल आती है वो नहीं होती है। मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर में कोऑपरेशन कर रहे हैं। हम इंटेलिजेंस शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस के सेक्टर में हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में। और आपका जो डिफेंस सेक्टर है इसके अंदर में हमारी जो गवर्नमेंट है वो तत्पर है आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को लेके, ताकि हमारा सर्विस सेक्टर है, अपना जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके अंदर में हम एक अच्छे लेवल पे हम स्टैंड कर पाएँ। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं आपके, जो सेम यहाँ पे हिंदी के अंदर में टाइप हो गया। अगर हम बात करें आपका जो सर्विस सेक्टर है इसको लेकर जो चैलेंजेस है वो क्या है, सबसे बड़ी बात है जैसे पैंडमिक अभी हमको देखने को मिला, कोविड-19 पैंडमिक। तो इससे हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत बुरे तरीके से आपका बोलते हैं कि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस पर नेगेटिव पैंडमिक से। उससे क्या है कि जैसे अगर हम बात करें जो आपके सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हम कंसिडर क्या करते हैं, आपका टूरिज्म करते हैं, हम आपका एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, हॉस्पिटलिटी हम करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, तो ये हम कंसिडर करते हैं मेनली। तो अगर आपका जो कोविड-19 है उसके अंदर लॉकडाउन लग गया तो आपका टूरिज्म सेक्टर एकदम से आपका बर्बाद हो गया, आपका एविएशन है, आपकी फ्लाइट वगैरह आपके चलने बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट आपका बिल्कुल बंद हो गया, आपकी जो हॉस्पिटलिटी है, आपका रेस्टोरेंट वगैरह आपका हो गया, आपका होटल वगैरह हो गया, तो ये सब सर्विसेज बहुत नेगेटिवली इससे इम्पैक्ट हुई है। एंड क्या है कि अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर के अंदर, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो आपकी मिनिमम देखने को मिलती है। वहीं आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कि आपका सेकेंडरी सेक्टर है, तो इसके अंदर में आपको एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर आपको अधिक चीज़ें देखने को मिलती है। आपका जो इंडिया के अंदर में जो स्किल्ड लेबर है वो आपको मिनिमम देखने को मिलती है, उसको कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलती है। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, आपके रूरल और सेमी अर्बन जो एरियाज हैं उनके अंदर में इतनी अच्छी टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है उनके अंदर में, तो वो भी हमको दिक्कतें देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर लेक्चर इस पर लिया है, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या है। प्रॉपर लेक्चर मैंने इस पर जो है लिया हुआ है। और कुछ मार्केट के जो चेंजिंग ट्रेंड होते हैं, कुछ नए बिजनेस मॉडल होते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ढालना थोड़ा दिक्कत आती है। हालांकि एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर इजीली उनमें चेंज कर लेता है, लेकिन फिर भी इसमें देखने को मिलती है जो मार्केट का ट्रेंड है उसको अगर चेंज होता है तो उसमें भी थोड़ी सी में दिक्कत देखने को मिलती है। और कुछ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसको भी एडप्ट करने में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। और जो यहाँ के कंज्यूमर हैं उनके अंदर अवेयरनेस की कमी देखने को मिलती है। और कुछ इनको जो हमारे कंट्री के अंदर नए स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या क्या है उसको लेके भी मैंने प्रॉपर 2 लेक्चर लिए हुए हैं। एक आपका स्टार्टअप इंडिया है और एक आपका है आपका मेक इन इंडिया। 2 मैंने इन डिटेल लेक्चर लिए हुए हैं इंडिया के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं नए स्टार्टअप्स को लेके, वो प्रॉपर लेक्चर इसके ऊपर में मैंने लिए हुए हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे आपके सर्विस सेक्टर को लेकर। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एड ऑन किया है, कुछ आपको सीखने को मिला है, देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू सक्सेस नेत्रा। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। एंड देन
हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है @सक्सेसनेत्र, हमारा टेलीग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा। और साथ ही इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।